गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका जो रिवीजन शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने यही सोचा कि जो आपका क्वेश्चन बैंक है जो हमारे एजुडेल पे आया है, उसी क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ही आपकी वर्कशीट्स में आए हैं। तो अब हम अगर लेसन वाइज रिवीजन करने तो पूरे पूरे चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं। तो कुछ हम सैम्पल पेपर भी करेंगे, लेकिन पहले मैंने सोचा जो क्वेश्चन बैंक में आपका इको का चैप्टर विकास है उसकी रिवीजन से ही शुरू कर लेते हैं। आज मैं आपको इसके 20 क्वेश्चन करवाऊंगी। तो पहला इसका क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला। क्या है? केरल में शिशु मृत्यु दर कम क्यों है? तो इसका आंसर क्या है? क्योंकि केरल में स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधाओं की बेहतर व्यवस्था है। वहाँ की जो केरल की आय है वो तो कम है, लेकिन वहाँ जो स्वास्थ्य हेल्थ संबंधी हॉस्पिटल वगैरह हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हों करके डॉक्टर वगैरह बन पाए होंगे, और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो फिर अपने बच्चों को भी आगे वो पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर स्वास्थ्य की, हेल्थ संबंधी और एजुकेशन संबंधी जो सुविधाएं हैं केरल में वो ज़्यादा अच्छी हैं, जिसके कारण वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु कम होती है। तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे होंगे तो वहाँ पे डॉक्टर वगैरह भी फिर ज़्यादा बनते होंगे। तो पढ़ा लिखा इंसान को समझ आ जाती है, इसलिए वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना सीख जाता है और अपनी आने वाली जनरेशन को भी अच्छा पढ़ा पाता है। इसलिए हम कह केरला में मृत्यु दर कम क्यों? कि वो पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों को पता होता है कि हमें अपना ध्यान कैसे रखना है, इसलिए उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज ज़्यादा वो कर ली हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी ज़्यादा केरला में बढ़ा ली हैं, जिसके कारण वहाँ अब छोटे जो शिशु होते हैं उनकी मृत्यु कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या औसत आय के आधार पर विकास की गणना करना सही है? कोई एक कारण बताइए। नहीं, क्योंकि उससे आय की असमानताओं का पता नहीं चलता। औसत आय का मतलब क्या होता है आपको भी पता, कि प्रति व्यक्ति आय। अगर हम टोटल हमारे देश के लोगों की जो कुल आय है, सारे लोगों की आय को मिला के जो कुल आय है उसको लोगों की जनसंख्या से भाग देते हैं, तो वो तो ऐसे हमें उससे क्या पता चलता है। अगर हम मान लेते हैं हमारे देश के लोगों की जो आय है वो 3 लाख है, और हमारे देश के अंदर मान लेते हैं 100 लोग रहते हैं, तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी औसत आय आ जाएगी। 100 लोग रहते हैं, उनकी कुल आय कितनी? 3 लाख है। तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो औसत आय आ जाएगी। ये कुल आय है हमारे देश की और ये औसत आय है। इसका मतलब हम ये मानेंगे कि 3,000 प्रति व्यक्ति कमाता है। लेकिन आपको पता, अगर हम चलो इसको करोड़ों में कर लेते हैं, 3 करोड़ है, 100 लोग है, तो 100 इससे कट गई 0, तो कितना? 3 लाख रहेगी। तो प्रति व्यक्ति आय इसका मतलब 3 लाख देश शो कर रहा है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि कुछ लोगों की तो आय बहुत कम होती है कि वो अपना घर भी नहीं चला पाते, और कुछ लोगों की आय बहुत ज्यादा होती है कि वो ऐशो आराम से रहते हैं। तो जब हम औसत आय से देश का मतलब उसके विकास को की गणना करते हैं, हम देखते हैं कि देश का विकास कितना हो गया। अगर हम औसत पूरे लोगों की आय को उनकी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा है, सबकी एक जैसी इनकम दिखती है। लेकिन हम वास्तव में देखते हैं कि कुछ लोगों की आय इतनी कम होती है कि वो अपना घर भी नहीं चला सकते, और कुछ लोगों की आय इतनी ज़्यादा होती है कि वो ऐशो आराम से रहते हैं। इसलिए औसत आय से हम विकास की गणना करना सही नहीं मानते, क्योंकि ये जो आय की असमानताएं हैं उनको नहीं बताता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है? जीवन प्रत्याशा होती है कि व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये आपने देखना है, लेकिन हमने ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ा। व्यक्ति मतलब जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसके जीवित रहने की कितने वर्ष जीवित रहने की संभावना होती है, उसको कहते हैं जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या है। तो क्या है? व्यक्ति के संभावित जीवित रहने के औसत वर्ष।
अगला अगला है, चौथा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? जीडीपी क्या है या सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम वस्तुएं हैं ये, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, आपने याद करना है इसको ढंग से। सकल घरेलू उत्पाद क्या है? हमारे देश के किसी भी एक देश की सीमा के अंदर जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं होती हैं, उनका जो बाजार मूल्य होता है, वो सकल घरेलू उत्पाद या उसे जीडीपी कहते हैं। जितनी जितनी वस्तुएं पैदा हुई और जितनी सेवाएं हुई, उनका जो बाजार में टोटल मूल्य है, उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस के तहत राशन की दुकानें लोगों की कैसे, आपको भी पता, राशन की दुकानों पर गरीब लोग जो 150-150 रुपए किलो की दाल नहीं खरीद सकते, तो उनको उस रेट पर दाल दी जाती है जिस रेट पर वो खरीद सके गरीब लोग। तो इसके मैंने 2 आंसर लिखे, किसी तरीके भी लिख लो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानें लोगों को कम कीमत पर खाद्य पदार्थ मुहैया कराकर उनकी मदद करती है, चाहे ऐसे लिख लो या ये भी लिख सकते हो। राशन वितरण की वह प्रणाली जिसके द्वारा उचित मूल्यों पर गरीबों को सरकारी दुकानों के माध्यम से राशन बांटा जाता है। दोनों आंसर सही होंगे आपके। आपको सारा ये चीज तो राशन की दुकान वाला सारा पता होगा कि गरीब लोगों को सरकारी जो दुकानें होती हैं राशन की, वहां पर कम रेटों पर उनको राशन मुहैया करवाया जाता है जिस रेट पर वो खरीद सकें। अगला, सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं? ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिख कर देखने हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, जिन बच्चों ने जो क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन कर लिए, तो उनकी प्रेपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसको रिवाइज करना है, कल का दिन आपके पास है। सारे बच्चे इसको जो क्वेश्चन भेजे हैं, उन्होंने इसको समझ कर लिख लिख कर देखना है, ताकि आप पेपर में इनको इनके आंसर अच्छी तरीके से लिख पाए। सार्वजनिक सुविधाएं क्या हैं वो देखते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं वो होती हैं सुविधाएं जो सभी को मिली होती हैं, जो सरकार देती है। वो सुविधाएं जो सरकार लोगों को, सभी लोगों को देती है, सभी लोगों की भलाई के लिए। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं। वे सुविधाएं जो सरकार, जैसे स्कूल है, अब कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना स्कूल तो नहीं खोल सकता, अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए खुद तो डॉक्टर, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। इसलिए जो देश की सरकार होती है, बच्चों की पढ़ाई, मतलब देश के लोगों को एजुकेट करने के लिए, शिक्षा देने के लिए और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए जो सुविधाएं लोगों को देती है, उनको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। सरकार के द्वारा वो सुविधाएं, जो सुविधाएं लोगों को उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए दी जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? सार्वजनिक सुविधाएं। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं और सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती हैं। ये चीज मैंने नहीं लिखी है, तो वो आप लिख लेना। वे सुविधाएं जो मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होती हैं, जरूरी होती हैं, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल वगैरह। सार्वजनिक शौचालय, अगर आप बाहर घूमने जाते हो, तो अगर आपने जाना है, टॉयलेट वगैरह जाना है, तो क्या होगा? क्या आप घर जाओगे वापस? नहीं, तो वहीं यहाँ पे भी जाओगे, आपको शौचालय मिल जाएंगे, सार्वजनिक शौचालय, जहाँ पर आप जा सकते हो। तो सार्वजनिक सुविधाएं वो सुविधाएं होती हैं जो सरकार द्वारा मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए दी जाती हैं, जैसे सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सार्वजनिक शौचालय इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? ये आपकी वर्कशीट में भी आया था। ये सारे क्वेश्चन ही आ चुके हैं एक बार, लेकिन फिर भी हम रिवीजन के लिए कर रहे हैं। ये किसको कौन करता है? यूएनडीपी। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जा रही है? किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा।
प्लस 8वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। ये चीजें आपको हमारे पड़ोसी राज्य कौन सा हमारे कौन सा राज्य है जिसका विकास, देश है, पड़ोसी देश है जिसका विकास हमारे भारत देश से ज्यादा हुआ है, और कौन सा है जिसका पीछे चल रहा है, और कौन से हमारे राज्य हैं जिनमें मानव विकास सूचकांक प्रथम स्थान मिला है, वो केरल है। आपको दिखा देती हूँ, ये चीजें आपने याद करनी। मानव विकास सूचकांक होता है जो मनुष्य को की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो किया जाता है, मानव की का क्या विकास हुआ है उससे संबंधित होता है। भारत में किस राज्य को मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान मिला है। मानव का विकास जांचने का जो भी है सिस्टम है, वो उसके अनुसार कौन सा राज्य प्रथम आया है, केरल। तो वो केरल के लोग पढ़े लिखे हैं। अगला है, बताइए नीचे दिया गया कथन सही है या गलत। ये आपकी वर्कशीट में भी आया था। कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है, ये सही है, क्योंकि कोयले को बनने में सालों हजारों साल लग जाते हैं। जितनी जल्दी हम इसका इस्तेमाल करते हैं उतनी जल्दी कोयला नहीं बनता, इसके लिए इसको हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अगला कहते हैं, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य होने की अब जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है उसका क्या लक्ष्य हुआ, विकास का लक्ष्य भी, उसका विकास कैसे हो सकता है। उच्च उच्च साक्षरता दर ना, वो पढ़ना नहीं चाहेगा कि जब उसके पास खाने को कुछ नहीं है, भूमिहीन है, जिसके पास रहने के लिए अपनी वो नहीं है, जगह नहीं है, क्या वो पढ़ना चाहेगा, पहले नहीं। उच्चतम समर्थन मूल्य नहीं, विदेशों में बच्चों को व्यवस्थित करे, वो अपने देश में तो व्यवस्थित नहीं, बाहर कहाँ भेजेगा वो बच्चों को। तो जो भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होता है उसका लक्ष्य क्या होता है कि उसकी मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाए। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ आप ऊपर भी पढ़ चुके हो। ये आंसर, जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की अपेक्षित आयु, वो कितने साल जिएगा, यही पहला ही इसका आंसर है। मृत्यु के समय तो मृत्यु, जब मृत्यु होगी उसके बाद तो क्या होएगा, ये गलत है। जीवन जन्म के समय, ये हम अनुमान लगाना कि जो व्यक्ति किसे कितने साल जिएगा। जन्म के समय बच्चे की अवस्था अपेक्षित लंबाई नहीं, ये लंबाई भी नहीं है, ये भी नहीं है, बस ये है ओनली प्रत्याय। ये याद करना है, दिमाग में बिठाना आपने। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मतलब जन्म के समय किसी व्यक्ति के जिंदा रहने की कितनी उम्मीद होती है, कितने साल भी वो जिएगा। निम्न में से कौन सा देश दुनिया में 15 वर्ष आयु के निरक्षर आबादी वाले बच्चों, मतलब वो देश बताना है हमें दुनिया में जिसमें 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे अनपढ़ हैं, ज्यादा अनपढ़ बच्चे पाए जाते हैं। हमने कौन से बच्चे वो देश बताना है दुनिया में, वर्ल्ड में, जिसमें 15 वर्ष की उम्र वाले ज्यादा बच्चे अनपढ़ पाए जाते हैं। वो दुनिया में वो देश का नाम बताना है जिसमें 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे ज्यादा गिनती में अनपढ़ पाए जाते हैं, यानी कि निरक्षर पाए जाते हैं। तो वो हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। इसको दिमाग में बिठा लो कि कौन से देश में 15 वर्ष की आयु वाले बच्चे ज्यादा अनपढ़ पाए जाते हैं, वो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में पाए जाते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है, इसके क्या कारण है, ये पहले भी आ चुका है, मैंने जानबूझ के दोबारा रखा है ताकि आपको बार बार पढ़ने से ज्यादा याद रहे। जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है, जहाँ बुनियादी स्वास्थ्य और मतलब शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ संबंधी जो सुविधाएं चाहिए वो केरला में पूरी मिलती हैं। एजुकेशन की और हेल्थ संबंधी सुविधाएं लोगों को पर्याप्त रूप में उपलब्ध हैं, इसलिए वहां पर शिशु है जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कम मरते हैं। तो ये शायद दूसरे ऑप्शन कोई नहीं है, यही ऑप्शन है बस। सारे बच्चे इनको इन क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करोगे, जब वीडियो बार बार देख लेना। अगर बुक से पढ़ना पॉसिबल नहीं है तो अगर वीडियो बार बार देखोगे तो भी आपकी रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगी। खालिस्तान की पूर्ति के लिए भारत के डैश राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम है, वो बिहार है हमारा, यहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। भारत का वो राज्य है जहाँ पर सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो हमारे बिहार राज्य है जहाँ पर कम पढ़े लिखे लोग हैं। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता
वो है साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, और बिहार में साक्षरता दर पढ़े लिखे लोगों की जो दर है वो कम है। एक देश जिसमें जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड जो भी है, और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से बेहतर माहौल है। अगर जीवन स्तर भी उच्च है लोगों का, स्वास्थ्य भी अच्छा है, सुरक्षित भी हैं लोग, तो उसको क्या कहेंगे? उस देश को विकासशील नहीं कहेंगे, उसको विकसित देश कहेंगे। ये गलत है, आपकी वर्कशीट में भी ये आया था क्वेश्चन, विकसित देश कहेंगे हम, विकसित देश कहेंगे। रेखांकित वाक्यांश को सही करने के बाद वाक्य फिर से लिखिए। मानव विकास सूचकांक की तुलना, मानव विकास सूचकांक का इस्तेमाल करके हम तुलना करते हैं, ना कि मानव विकास सूचकांक की तुलना की जाती है। मैं ये आपको मैंने इसका आंसर लिखा है। यहाँ बने, ये हो गया, ये केरला वाला हो गया। ये रेखांकित वाक्य को सही करने पर एक देश में जीवन स्तर, ये तो विकासशील देश के रूप में विकसित देश होता है। तो ये वाला देशों के मध्य तुलना, ये मानव विकास सूचकांक की तुलना केवल आय के आधार पर की जाती है। मानव विकास सूचकांक तुलना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसकी तुलना नहीं की जाती, देशों की तुलना की जाती है। देशों के मध्य तुलना करने के लिए आय के आधार पर की जाती है, देशों के मध्य तुलना केवल आय के आधार पर की जाती है। ये आंसर आएगा आपका। रेखांकित वाक्य को सही करने हो गया ये, तो आगे हमने कथन दे रखा है और उसका कारण देखना वो सही है कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए विकास के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, क्योंकि भूमिहीन मजदूर के लिए मजदूरी बढ़ाना, बड़े किसान के लिए हो सकता है वो बहुत अच्छा किसान है, जो समृद्ध किसान है, वो अपने बच्चों को बाहर सेटल करना चाहेगा। तो और एक रेहड़ी लगाने वाला है, उसके लिए भी ये होगा कि उसके जो जितनी भी वो चीजें लेकर आया वो सारी उसकी बिक जाए, वो भी अच्छी प्राइस में, कीमत पे वो बिक जाए। तो हर व्यक्ति के लिए जो विकास के लक्ष्य होते हैं वो उसकी स्थिति के अनुसार होते हैं, तो इसलिए सही है ये। और इसके कारण भी प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, हर व्यक्ति की जब जरूरतें अलग अलग होती हैं तो उसके विकास के लक्ष्य भी अलग अलग होंगे। इट मीन ये इसका पहला ऑप्शन है, इसका कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। आवश्यकताएं अलग होने के कारण ही जो विकास के लक्ष्य हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हो गया। आगे से मैंने और क्वेश्चन लिखे हैं। आगे देखते हैं हम लोग। ये वाला विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी कभी जब परस्पर विरोधी हो सकते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है, 20 विभिन्न व्यक्तियों में से 20वां क्वेश्चन है, विभिन्न व्यक्तियों में विकास की अलग अलग धारणाएं क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। एक तो ये क्वेश्चन आ जाए, चाहे विभिन्न व्यक्तियों में विकास की अलग अलग धारणाएं क्यों होती हैं, व्याख्या कीजिए। अलग अलग व्यक्तियों में विकास की अलग अलग धारणाएं क्यों होती है, तो ये करना, व्याख्या कीजिए। एक उसका एक अगर वही क्वेश्चन ऐसे लिख के आ जाए कि विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं और कभी यह परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, इस कथन को मतलब अगर ये क्वेश्चन आ जाए, दोनों विभिन्न व्यक्तियों में विकास की अलग अलग धारणा क्यों होती है, व्याख्या कीजिए, चाहे विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, ये आ जाए तो उनका आंसर सेम होगा। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कई बार इनकी प्रकृति परस्पर विपरीत भी हो सकती है। मतलब एक के लिए कोई चीज विकास का वो हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो विनाश भी हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति या समूह के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं और कई बार इनकी जो प्रकृति होती है वो परस्पर विरोधी भी होती है। एक के लिए जो विकास होता है, विकास का लक्ष्य होता है, और दूसरे के लिए विनाश का कारण भी बन सकता है। जैसे नदी पर बांध बनाना किसानों के विस्थापन का कारण है। अगर नदी पर बांध बनाया जाता है और उसके आसपास के जो किसान होंगे उनको वहां से, उनका पानी भर जाएगा खेतों में, तो उनको वहां से हटना पड़ेगा।
और उद्योगपतियों के लिए विकास का कारण बन सकता है। जो बांध होते हैं वो उद्योगपतियों के लिए प्रॉफिटेबल होते हैं, और वही किसानों के लिए उनकी उनको अपनी जगह को छोड़कर जाना पड़ता है। आगे मैंने जो 2-3 क्वेश्चन नहीं करवाए थे वो करवा देती हूँ। एक 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किन देशों की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की। विकास के लिहाज से हमारा कौन सा पड़ोसी देश जिसकी स्थिति बेहतर है? श्रीलंका। ये याद रखना है। विभिन्न देशों में किस विकास की तुलना का मुख्य आधार क्या है? आय। अलग अलग देशों में जो तुलना की जाती है उसका मुख्य आधार क्या है? आय। ये आप पहले पढ़ चुके हो। तो बच्चों ये आपके विकास चैप्टर के 20 क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के लिए निकालने हैं इनके आंसर, और जो आपके क्वेश्चन बैंक में और भी क्वेश्चन है उनके भी आंसर मैं कल या परसों तक लिख के भेज दूंगी। और ये सारे अगर पेपर में आ जाते हैं तो इनके आंसर आपको लिखने आने चाहिए। और अगर बच्चों ये आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बाय बाय बच्चों।